इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ फोर्थ ग्रेड एग्जाम के डीवी डेट को लेकर। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को मालूम है 11 मार्च से आपके डीवी शुरू होने जा रही है। तो 11 मार्च को जिन भी कैंडिडेट का डीवी होगा उनसे रिव्यू लेकर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बताया जाएगा कि डीवी किस तरह से आयोजित की गई है। फोर्थ ग्रेड की एंट्री से लेकर एग्जिट तक का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से आपको एंट्री मिली है, कैसे आपको रूम अलॉट किया गया है, उसके बाद आपके कौन से डॉक्यूमेंट चेक करके आपको अंदर भेजा गया है, उसके बाद रूम में आपके कौन कौन से दस्तावेज चेक किए गए हैं ओरिजिनल फोटोकॉपी सेट में, उसके बाद उन्होंने कितने सेट अपने पास रखे हैं, कहाँ कहाँ पर आपसे सिग्नेचर करवाए हैं, अगर किसी दस्तावेज में कोई कमी रह गई है तो आपको क्या बताया गया। ये सब जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से 11 मार्च को जैसे ही एक शिफ्ट में डीवी कंप्लीट हो जाएगी उससे रिव्यू लेकर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसके अलावा कोर्ट केस को लेकर जो भी अपडेट आएगी फोर्थ ग्रेड एग्जाम से जुड़ी उसके बारे में भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी नई लेटेस्ट अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और एक कोर्ट केस वाला जो कि 5 मार्च को फैसला आया था, वो आपको मालूम होगा, एक याचिकाकर्ता गए थे कोर्ट में कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने क्वेश्चन ओएमआर शीट में 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं है जिसमें उन्होंने गोले नहीं भरे, क्योंकि आपको रूल पता है कि अगर आपने 10% से ज़्यादा अगर क्वेश्चन में गोले नहीं भरे तो आपको अयोग्य कर दिया जाएगा। लेकिन कैंडिडेट का कहना है कि मेरा ऐसा साथ बिल्कुल नहीं हुआ, यानी कि उसने गोले भरे हैं सभी क्वेश्चन में और उसके नंबर भी कट ऑफ से ज़्यादा है, फिर भी उसको अयोग्य किया गया है। तो वो कोर्ट में गया है और कोर्ट ने फैसला ये लिया है कि उनको प्रोविजनल रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल किया जाए। ये कोर्ट का फैसला रहा है 5 मार्च वाला, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। अब बात करता हूँ कि आपका डीवी डेट कौन जारी करेगा, क्योंकि विभाग ने डीवी की तो लिस्ट जारी कर दी है। आपने देखा होगा लगभग 1,60,000 के कैंडिडेट की डीवी कल आपको मैंने बता दी, वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन उसमें आपको अब तक ये नहीं पता है कि आपका डीवी कौन सी डेट पर होगा और कौन से स्थान पर। कुछ मंडल के मैंने आपको स्थान भी कल नाइट में ही बताए थे, लेकिन अभी जब वो ऑफिशियली आएंगे मंडल वाइज तो वो आपको बता दिया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, कल तक आपके मंडल वाइज लिस्ट भी आ जाएगी, यानी कि टोटल 9 मंडल में डीवी आयोजित की जा रही है। तो अब डीवी डेट है वो मंडल ही डिसाइड करेगा, वो मंडल ही जारी करेगा और फिर उसके बाद विभाग और बोर्ड दोनों की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर वहाँ पर आपको नहीं मिल रहे हैं, वेबसाइट नहीं मिलती है, ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो कोई बात नहीं, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी बता दिया जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका जो डीवी है वो कौन सी डेट पर आयोजित किया जा रहा है। अगर उस डेट पर आप अपना डीवी नहीं करवा पाते हैं किसी भी कारणवश, तो फिर आपको मालूम होगा कल जो रीशेड्यूल जारी हुआ था जिसमें आपका पहला चरण कंप्लीट हो रहा है 20 अप्रैल को, और उसके 4 दिन उपरांत कभी भी अवसर दे दिया जाएगा जो एब्सेंट कैंडिडेट है उनको, और उनको एक और अवसर दूसरा भी दिया जाएगा, वो भी जो पहला अवसर कंप्लीट होगा उसके 4 दिन उपरांत में कभी भी दिया जा सकता है। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आप जब एब्सेंट रहते हो तो उसका कारण आपको बताना होगा। और इसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट ने स्क्रूटिनी फॉर्म भी नहीं फिल किया है, यानी कि अगर आपने स्क्रूटनी फॉर्म का जो लिंक एक्टिव था एसएसओ आईडी के माध्यम से, उसमें आप ऑनलाइन फिल नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको क्या करना होगा, बोर्ड की वेबसाइट पर जाके फॉर्मेट डाउनलोड करना होगा। बोर्ड की वेबसाइट पे फॉर्मेट नहीं मिल रहा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके देख लीजिए, फाइल सेक्शन पर आपको स्क्रूटनी फॉर्म का फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा, उसे फिल करना है। और 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर किसके नाम का होना चाहिए, आरएसएसबी बोर्ड के सचिव के नाम का, वो लगाकर आपका जिस दिन डीवी होगा जिस स्थान पर जितने बजे वहां पर पहुंच जाना है। और वहां पर जब आपसे पूछा जाए कि आपने स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन क्यों नहीं फिल किया, तो वहां पर आप कारण बता देना कि इस वजह से मैं अपना ऑनलाइन फिल नहीं कर पाया। जो भी आपके सामने दिक्कत हुई होगी, चाहे वो एसएसओ आईडी नहीं काम कर रही होगी, नेटवर्क की इश्यू होगी या ऑनलाइन फिल नहीं करना आ रहा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप उनको बता देना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब बहुत साथी ये कह रहे थे कि कल जो लिस्ट आई थी फोर्थ ग्रेड की जिसमें हम ये चेक कर सकते कि हमारा डीवी कौन से मंडल में है, बहुत साथी कह रहे हैं हमारे नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है लेकिन लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। आपका लिस्ट में नाम है, बस आपको क्या करना है, आप जब पीडीएफ ओपन करते हैं तो ऊपर सर्च का ऑप्शन होता है, वहां पर आप अपने रोल नंबर रखिए और वेट कीजिए। आप क्या करते हैं, रोल नंबर डायरेक्ट लिखकर एंटर कर देते हैं और वहां 00 बताते हैं, यानी कि मैच नहीं हो रहा है इस रोल नंबर। आप सोच रहे हैं कि हमारे रोल नंबर नहीं है,
रोल नंबर है क्योंकि वो लिस्ट ज़्यादा बड़ी है, उसमें लगभग 1,60,000 करीब स्टूडेंट की लिस्ट है, इस वजह से उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आप वेट कीजिए थोड़ी देर, 5 से 10 मिनट तक उस पीडीएफ में अपने सर्च में अपने रोल नंबर डालिए, एंटर कर लीजिए, उसके बाद इस पीडीएफ में छेड़छाड़ मत कीजिए, 5 से 10 मिनट तक उस पीडीएफ को ओपन ही रखिए। जैसे ही आपके रोल नंबर मैच होंगे आपको वहां पर लिखा हुआ आ जाएगा कि जो आपने रोल नंबर लिखे 1 बाई 1, यानी कि एक वहां पर मैच हो रहे हैं वो रोल नंबर, और वो आप जब उस पर क्लिक करोगे तो आपका नाम आ जाएगा, पूरी आपकी डिटेल आ जाएगी, एप्लीकेशन नंबर आ जाएंगे, रोल नंबर आ जाएंगे, कौन सा मंडल आवंटित हुआ है वो भी आपको बता दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है और स्क्रूटनी फॉर्म भी आपने फिल किया और आपका नाम नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाम सभी कैंडिडेट का है, 1,60,000 के करीब। बस आप देखने में थोड़ा क्या ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं, बस आप क्या करते हैं सर्च पर रोल नंबर लिखते हैं, एंटर कर लेते हैं और वहाँ पर 00 बता रहा, आप सोच रहे कि आपका रोल नंबर है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, पीडीएफ थोड़ी बड़ी है तो उसमें पीडीएफ को भी सर्च होने में समय लगता है, इसलिए एक बार सर्च करने के बाद 5 से 10 मिनट आप इंतजार कीजिए, उस पीडीएफ में छेड़छाड़ मत कीजिए, उसे वैसे ही ओपन रखिए, बस आप एंटर कर देना और 5 से 10 मिनट का वेट कीजिए। आपको अपने आप वो मैच करके बता देंगे कि आपकी जो रोल नंबर है वो कौन से सीरियल नंबर पर है। अगर फिर भी अगर किसी कैंडिडेट को डाउट आ रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने रोल नंबर बता दीजिए, हम आपको बता देंगे कि आपका सीरियल नंबर कौन सा है डीवी की लिस्ट में, और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा मंडल मिला है। बाकी मंडल वाइज लिस्ट कल तक जारी हो जाएगी, सोमवार तक, क्योंकि 11 मार्च से तो डीवी शुरू हो रहा है, तो सोमवार तक जारी हो जाएगा। हर मंडल, टोटल 9 मंडल में डीवी आयोजित की जा रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा है वो जयपुर मंडल में डीवी के कैंडिडेट है, और सबसे कम है वो आपके पाली मंडल में है कैंडिडेट जिनका डीवी आयोजित किया जाएगा। और अब बात आती है कि सबसे पहले डीवी कौन से कैंडिडेट का आयोजित होगा, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूँ। स्पोर्ट्स पर्सन और दिव्यांग कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनका डीवी सबसे पहले आयोजित किया जाएगा, यानी कि 11 मार्च से 12 मार्च, जो भी पहला 11-12 4 दिन का जो पहला चरण है, तो उसमें आपके जो दिव्यांग कैटेगरी है पहली मेजॉरिटी उन्हें दी जाएगी, और स्पोर्ट्स पर्सन वाले जो कैंडिडेट है उनको, वो जैसे ही कंप्लीट होंगे उसके बाद बाकी के कैंडिडेट को चेक किए जाएंगे। इनका इस बार पहला नंबर क्यों लगा, ये सबको डाउट होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इनके बाद स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी जांच होते हैं, मेडिकल जांच भी की जाती है अलग से, तो फिर वो क्या, फिर वह लेट ना हो जाए, क्योंकि अगर इनका नंबर लास्ट में आता तो फिर फाइनल रिजल्ट का भी वेट करना पड़ता है, क्योंकि इनकी मेडिकल जांच चल रही होती है, स्पोर्ट्स पर्सन वालों को उनके सर्टिफिकेट जांच किए जाते हैं। तो अब क्या किया है विभाग द्वारा और बोर्ड द्वारा, अच्छा निर्णय लिया गया कि पहले इनका डीवी हो जाए, जिससे कि बाकी कैंडिडेट का डीवी होता रहेगा, और उस बीच उस टाइम पीरियड में इनके भी मेडिकल जांच चलती रहेगी और स्पोर्ट्स पर्सन वालों का सर्टिफिकेट जांच चलते रहेंगे, जिससे कि समय पर आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जा सके। इस वजह से इस बार यह निर्णय लिया गया कि जो विशेष कैटेगरी पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट है, दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट है, और जो स्पोर्ट्स कोटे के कैंडिडेट हैं, उनका डीवी सबसे पहले आयोजित किया जाए। डीवी पर आपसे जो डॉक्यूमेंट पूछे गए हैं वो भी मैंने इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन जारी कर दी है, जो विभाग ने कल जारी किए वो मैंने आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी बता दिया है। उसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। उसमें कंप्लीट लिखा हुआ है कि आपको डॉक्यूमेंट किससे कितने लेके जाने हैं, किस सेट में लेके जाने हैं, आधार कार्ड भी लेके जाने हैं, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जाने हैं, क्या क्या लेके जाना है वो सब मैंने आपको जानकारी दे दी है। जहाँ पर आपको एफिडेविट की आवश्यकता वहाँ एफिडेविट भी लेके जाना है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि एफिडेविट नहीं लेके जाएंगे तो कोई कुछ नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल आपका रिजल्ट प्रोविजनल हो जाएगा अगर आपने एक भी गलती कर दी है, इसलिए एक भी गलती नहीं करनी है। अगर आपको किसी भी, अब देखो बहुत साथियों को ऐसे डाउट आ रहा है कि 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी आगे पीछे दोनों साइड कराए या एक साइड। अब देखो आप दोनों साइड करा दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक साइड कराओगे तो फिर वहाँ अगर ये पूछ लिया कि पीछे की फोटोकॉपी कहाँ है, फिर आप क्या जवाब दोगे? तो इससे अच्छा है कि दोनों साइड करवा दो, फिर वो ये नहीं पूछेंगे कि पीछे वाली क्यों करवाई, ऐसा बिल्कुल नहीं पूछेंगे। लेकिन ये पूछ ले तो फिर आप क्या जवाब दोगे कि पीछे वाली कहाँ, पेज का कहाँ गया कॉपी? तो इससे बढ़िया है कि आप दोनों साइड करवा लीजिए, जिससे कि वहाँ पर आपसे वो सवाल करे और ऐसा ना हो कि आपको पास उसका जवाब ना हो। और किसी भी डॉक्यूमेंट में आपको डाउट लगे तो आप 2-3 डॉक्यूमेंट ज़्यादा लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। शैक्षणिक योग्यता में जो वही डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं जिसका जिक्र आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किया है, और जिसका जिक्र आपने एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं किया है वो मत लेके जाइए। जैसे कि अगर आपने आपके पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है और आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय ग्रेजुएशन तक का जिक्र किया है, तो फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेके मत जाइए, ग्रेजुएशन तक का ही लेके जाइए। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, अब आपने फॉर्म फिल में जो कैटेगरी फिल की है उसी कैटेगरी का आपको जाति प्रमाण पत्र लेके जाना होगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन उसी कैटेगरी से हुआ है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी का फॉर्म गलती से एससी कैटेगरी का कैंडिडेट है और उसने फॉर्म में गलती से एसटी कर दिया, अब उसका सिलेक्शन तो एसटी कैटेगरी से हो, अब वो एससी कैटेगरी का कैंडिडेट है और सर्टिफिकेट एससी कैटेगरी का दिखा रहा है,
तो फिर उसका सिलेक्शन होना मुश्किल है, क्योंकि उसका सिलेक्शन डीबी के लिए उसी कैटेगरी से हुआ जिस कैटेगरी में उसने फॉर्म फिल किया, उसमें जो डाटा उल्लेख किया उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपको 2 पासपोर्ट साइज के फोटो भी लेके जाने होंगे, आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी लेके जानी होगी जिसमें आपका QR कोड अंकित हो। और आप यहाँ देख सकते हैं दस्तावेज सत्यापन का जो शेड्यूल है, यानी कि आपका डीबी कौन सी डेट पर होगा, ये मंडल स्तर पर जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ दिनांक, वार और स्थान की सूची प्रत्यक्ष से संबंधित मंडल कार्यालय द्वारा, यानी कि जो मंडल है वही अपने जारी करेंगे। और उसके बाद विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाएगा और बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिए जाएंगे। आज तो संडे है, कल ज़्यादा से 199% चांस है कल आपके जारी हो जाएंगे, क्योंकि फिर 11 मार्च से तो डीवी शुरू हो रही है। तो पहले कैंडिडेट को पता होगा तभी वो समय पर पहुँच सकेंगे अपने डीवी स्थल पर। ऐसा तो है नहीं कि 11 को शुरू हो रहा है तो 10 को ही बताएंगे वो, फिर एकदम से कैंडिडेट कौन से मंडल पर जाना है वो तो अभी कैंडिडेट को मालूम है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जहाँ एफिडेविट की आवश्यकता हो वहाँ आपको वो एफिडेविट लेके जाने होंगे। यानी कि अगर आपने एफिडेविट जाति प्रमाण पत्र अभी लेटेस्ट बनाया, पहले कभी आपका बना हुआ नहीं था, या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र भी पहले कभी नहीं बनाया, अभी बनाया है, एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद बना हुआ है, तो आपको एफिडेविट भी लगाना होगा, फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो। और इसके अलावा लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन हुए, दिव्यांग कैटेगरी हुए, उनके प्रमाण पत्र आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले के होने चाहिए। डॉक्यूमेंट आपको टोटल 3 सेट रखने होते हैं, 2 फोटोकॉपी के सेट और 1 ओरिजिनल। यानी कि ओरिजिनल जो एक सेट तो जिसमें आपके सभी ओरिजिनल रखने हैं, कौन से, जैसे कि आपकी शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड हुआ, यानी कि ये जो आप चरित्र प्रमाण पत्र हुए, सामान्य घोषणा पत्र हुए, धूम्रपान हुए हैं, गुटखा सेवन वाला हुआ है, हैंड रिटन वाला, ये जो ओरिजिनल है वो आपको जो शैक्षणिक योग्यता का एक आप फोटोकॉपी सेट करोगे उसके साथ अटैच करना है। और फिर इसके बाद इन सभी की एक साथ फोटोकॉपी आपको तैयार रखनी होगी, क्योंकि ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, संपूर्ण अंक तालिका लेके जानी होगी। जन्म प्रमाण पत्र अगर किसी के पास नहीं है तो 10th की मार्कशीट लेके जाइए, वहां से भी आपका डिसाइड हो जाएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ। और नॉन टीएसपी वालों के लिए मूल निवास प्रमाण होता है, उसी तरह टीएसपी वालों के लिए विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र। बाकी जाति प्रमाण पत्र आप सभी को मालूम ही है। जाति प्रमाण पत्र के बारे में पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि जाति प्रमाण पत्र की वैलिडिटी कौन सी होनी चाहिए, ये सब जानकारी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हैंड रिटन वाला भी आपको अपनी राइटिंग में लिखना है, और सिग्नेचर आपके वही होने चाहिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है, और फोटो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म से मैच होना चाहिए। और अन्य प्रमाण पत्र जो भी लागू हो रहा है, जैसे कि अगर किसी महिला ने विधवा कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है तो उन्हें विधवा महिला का प्रमाण पत्र, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र के साथ साथ एक आईडी प्रूफ भी देना होगा जिसमें उनके और पति के नाम एक साथ लिखे हो, जिससे कि प्रूफ हो सके कि आप पति पत्नी थे। और इसके अलावा इस श्रेणी कैटेगरी की अभ्यर्थना पुनर्विवाह किया या नहीं किया, इसके संबंध में एक फोटो युक्त स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र भी संलग्न करना होगा। ठीक इसी तरह से अगर किसी महिला ने परित्यक्ता कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है तो उन्हें सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिग्री की प्रति दिखानी होगी, और इसके साथ एक आईडी प्रूफ भी दिखाना होगा, संयुक्त आईडी जिसमें पति पत्नी का नाम हो। और इसके अलावा उनको भी अभ्यर्थना द्वारा पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किया उसके संबंध में एक फोटो युक्त स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र भी संलग्न करना होगा। निःशक्त के मामले में आपको तभी माना जाएगा जब आप 40% या उससे अधिक निःशक्तता हो, तभी आपको उस कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के बारे में ये है कि उनका जो प्रमाण पत्र है वो आवेदन करने की जो लास्ट डेट थी उससे पहले का बना होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो उनको सेवानिवृत्त आदेश, एनओसी सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और इसके अलावा 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र आपको मालूम ही है, आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त किया वहाँ का भी चरित्र प्रमाण पत्र। अब जो मूल चरित्र 2 राजपत्रित अधिकारी वाले हैं वो आपके लेटेस्ट होने चाहिए। हैंड रिटन वाले की बात हो चुकी है। एक शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित, यानी कि कूट रचित फर्जी आप अगर पाए गए हैं कि आपके दस्तावेज फर्जी है तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। और अगर आपने फॉर्म में मैरिड लिखा है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। बाकी मंडल द्वारा कल तक आपकी लिस्ट भी जारी हो जाएगी जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका डीवी कौन सी डेट पर है, वो भी मंडल द्वारा जैसे ही जारी होगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिन भी कैंडिडेट का 11 मार्च को डीवी होगा उनसे रिव्यू लेकर भी हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे कि डीवी किस तरह से आयोजित की गई है, कंप्लीट प्रोसेस क्या रहा है, एंट्री से लेकर एग्जिट तक का कंप्लीट प्रोसेस आपको
इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नहीं तो क्या होता है, चैनल सब्सक्राइब करने से वीडियो कब आता है कब चला गया कुछ नहीं पता चलता, ना आपको पता चलेगा, फिर आपको बार बार सर्च करना होगा। नोटिफिकेशन ऑन करने से ये होगा फ़ायदा कि आपको तुरंत वीडियो नया आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये नया वीडियो अगर आपके काम का है तो आप देख सकते हैं, अन्यथा आप नहीं देखोगे।